नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जो वीडियो था ना, वो रुक जाता था, लेकिन अब वीडियो कभी नहीं रुकेगा। अब एकदम स्मूथली चलेगा, ठीक है। और मजा आएगा पढ़ने में। पूरा डिटेल पढ़ाएंगे एकदम A to Z, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साल साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीयों के प्रकार है, वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 51 से 150 सेंटीमीटर तक। देखो, तीन तरह का होते हैं, हमें तीन तरह का समझने हैं। देखो, एक होती है यहाँ पे शुष्क शुष्क उष्ण उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय, ये जो होती है ना, इसका वर्षा वन होता है एक 51 सेंटीमीटर टू 151 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होती है 151 सेंटीमीटर तक। दूसरा जो होती है वो उष्ण कटिबंधी उष्ण, ये देखो शुष्क था, ये शुष्क था। ये है उष्ण 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 कटिबंधीय, आराम से, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय बंधीय कांटेदार, कांटेदार। पता है इसका जो होती है, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, ठीक है। और एक होती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार। ये होता है 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। तो ये इसका आंसर पता चल गया ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, शुष्क उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सॉरी, शुष्क 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 उष्ण कटिबंधीय 51 से 151 सेंटीमीटर, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार तो 50 सेंटीमीटर से कम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार तो 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। यहां तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक में उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण का गुणात्मक मान है? देखो, एक होता है परिणात्मक मान, एक होती है परिणात्मक। तो परिणात्मक क्या होती है? परिणात्मक परिणात्मक क्या होती है? परिणात्मक में देखो क्या होती है, एक होती है बैंक रेट बैंक रेट, एक होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एक होती है CRR, फिर होती है SLR, और एक होती है ओपन मार्केट ओपन मार्केट ओपन मार्केट, ठीक है।
तो ये सब जो होती है ना, ये परिणात्मक होता है, परिणात्मक, ठीक है, परिणात्मक। ये सब क्या होती है, परिणात्मक होती है। परिणात्मक में क्या होती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, फिर होती है SRR, फिर ओपन मार्केट। ये सब जो होती है ना, ये परिणात्मक होता है, परिणात्मक, परिणात्मक होती है, जो नियंत्रण, मतलब इसमें परिणाम दिखाई देता है। और एक होती है गुणात्मक, गुणात्मक देखो, एक होती है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट और रेपो रेट। रेपो रेट में क्या डिफरेंस होती है, रेपो रेट, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक क्लियर, बैंक रेट और रेपो रेट। तो ये सब क्या है, देखो यहाँ क्या था, CRR, तो ये नहीं होगा। नैतिक दबाव, बिल्कुल। ये है SLR, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, केवल दो। देखो यहाँ पे बैंक रेट जो होती है ना, बैंक रेट देखो, एक होती है RBI, RBI, और एक होती है बैंक, बैंक। देखो बैंक, सॉरी, RBI अगर बैंक रेट से बैंक रेट से लोन देती है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको बैंक रेट कहा जाता है। लेकिन अगर बैंक, सॉरी, RBI बैंक को रेपो रेट के हिसाब से देती है, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट के हिसाब से देती है, तो ये बहुत कम समय के लिए मतलब बहुत कम समय के लिए दिया जाता है, बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जाता है, मतलब दाम 1 से 10 दिन, 20 दिन के लिए लिया जाता है, ठीक है। और बैंक रेट जो होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। सांची स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था सर हेनरी टेलर के द्वारा, सर हेनरी टेलर के द्वारा खोजी गई थी। सांची की स्तूप 1818 में सन हेनरी टेलर के द्वारा खोजी गई थी। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये व्यक्ति, ये 1837 में ये अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। समझ रहे हो, ये भी पूछा जाता है कि जेम्स प्रीस ने ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में, 1837 में पढ़ा था, 1837 में। खोज किसने किया था, एक व्यक्ति का नाम है जो अशोक के शिलालेख का खोज किया था। खोज, बता सकते हो कोई, बताओ, बताओ कोई, खोज किसने किया था। ये तो पढ़ा था भाई, खोज किसने किया था, खोज किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये तो पढ़ने, और पता है ये पढ़ा तो जाना, ये जो पढ़ा था ये ब्राह्मणी लिपि में पढ़ा था, ब्राह्मणी लिपि में। किसमें पढ़ा था, ये ब्राह्मणी लिपि में पढ़ा था, ब्राह्मणी लिपि में। देखो जो अशोक के शिलालेख थे ना, वो मोस्टली ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया था, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया था, ठीक है। और ये सबसे पहला मिला हुआ अशोक का शिलालेख था, लेकिन पहला था जो पढ़ा गया था। गिनार का शिलालेख है ना, सबसे पहले पढ़ा भी गया था और खोजा भी गया था, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो ये जॉन मार्शल के नाम सुने हो ना, जो जॉन मार्शल है ना, ये 1902 से 1928 तक, 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक था। कौन था, भारतीय, भारतीय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वेक्षण
सर्वेक्षण सर्वेक्षण विभाग 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 के महानिदेशक था, महानिदेशक, ठीक है, महानिदेशक ये थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे ये, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कंघिंगम, अलेक्जेंडर कंघिंगम, ये पता है, ये अलेक्जेंडर कंघिंगम भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। कि ये इसको क्या बोला जाता है, देखो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय भारतीय पुरातत्व पुरातत्व के जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है, ये कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कंघिंगम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, ठीक है। और ये एक प्रथम महानिदेशक कंघिंगम थे, ठीक है। देखो ये जो भीमबेटका की खोज पता है, भीमबेटका की खोज किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर विष्णुधर वाकर ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में एक पुरान पसान स्थल है, तो यह है भीमबेटका। भीमबेटका जो है ना, एक पुरान स्थल है। भीमबेटका पुरान स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, रायसेन जिला में है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल शामिल किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इंग्लैंड के चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था, इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। देखो इंग्लैंड में जो चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था वो किस लिए हुआ था, ये भी तो जानना जरूरी है ना, रटने से नहीं होगा। ताकि हम लोग को अगर उसके आसपास भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो पता चल गया ना कि 1838 में हुआ था, 1838 में, 1838 में, ठीक है। देखो ये जो भीमबेटका देख रहे हो ना, ये पूरा पाषाण काल के पत्थरों से बने औजार का सबसे पुराना काल है, सबसे पुराना काल है। भीमबेटका बेलन घाटी नर्मदा नदी के बीच में है, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका। इंग्लैंड के चर्चिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था, 1838 में चर्चिस्ट आंदोलन जो था ना, इंग्लैंड में मजदूरों का आर्थिक अधिकारों के लिए ये आंदोलन किया गया था 1938 में ही, जिसमें 6 मांगे थी कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए, गुप्त मतदान होना चाहिए, वार्षिक चुनाव होना चाहिए, समान निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, संसदों का वेतन और ये सब होना चाहिए, इसीलिए ये किया गया था, ठीक है। मंजीरा, देखो मंजीरा, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में। मंजीरा वन्यजीव मगरमच्छ अभयारण्य कहाँ पे है, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में है। ये कहाँ पे है, संगारेड्डी, संगा संगारेड्डी रेड्डी जिले में, ठीक है, संगारेड्डी जिले में है। यह खास है क्योंकि घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुओं और दुर्लभ पक्षियों के लिए यह है, मंजीरा नदी के किनारे में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया चर्चिल युद्ध कब हुआ था, 1838 में। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तेलंगाना में। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया, तो ये किया था 1853 में। कब किया था, 1853 में, 1853 में। एवरेस्ट पर चढ़ने में सर्वप्रथम 1953 में अर्जित किया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के एंडम हिलेरी और नेपाल का शेरपा तेंजिंग नोंगो ने 19 मई 1953 में पहुंचने में सफलता पाई थी, ठीक है। देखो रहे हो ना, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है
तो ये 8848 है, 8848 48.86 मीटर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, और तिब्बत में पता है इसको क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, पूछ देगा कभी कभी, पूछ देगा कि तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चो, चो मो, चोमो, चोमो लुगमा, चोमो लुगमा, ये कहा जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत ये है। नेपाल हिमालय निम्नलिखित में दो नदियों के बीच में है, तो नेपाल जो है ना वो है काली और तीस्ता के बीच में, बी, काली और तीस्ता। देखो तीन हिमालय है, तीन हिमालय, एक है पंजाब हिमालय, पंजाब, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है, पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज, सिंधु, सिंधु और सतलज, सतलज, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। फिर है हमारा सतलज, कुमायूं हिमालय, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, हिमालय, कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में है, तो कुमायूं हिमालय जो है वो है सतलज और काली, सतलज, सतलज, सतलज और काली, सतलज और काली नदी के बीच में है, ठीक है, काली नदी के बीच में, ठीक है। और एक है नेपाल हिमालय, नेपाल, नेपाल, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ये पता है किसके किसके बीच में है, ये नेपाल हिमालय जो है ये है काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता, तीस्ता के बीच में है, तीस्ता के बीच में, ठीक है। और एक है असम हिमालय, असम हिमालय, हिमालय, असम हिमालय जो है वो तीस्ता, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो देखो पंजाब, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, सॉरी काली नदी के बीच में। और नेपाल जो हिमालय है वो है तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के बीच में। और असम तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल, काली और तीस्ता। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो सबको जानता है 78%, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। 21% जो है वो ऑक्सीजन है। और नियोन गैस भी है, जो नियोन गैस वो 0.0018% जो है ना वो नियोन है, नियोन, नियोन गैस है, नियोन गैस। आर्गन की कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03% CO2 है, CO2, CO2, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से प्रवर्तित होती है तो काला परिवर्तन क्या होती है, पाई, बस याद कर लो। देखो ये पूछा तो नहीं जाएगा एग्जाम में कभी, लेकिन सेट में दिया गया है, बहुत पहले पूछा गया होगा, डाल दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो ज्यादा इस पे दिमाग नहीं खर्च करना है। अब वीडियो नहीं फंसेगा भाई। 60,000 का लैपटॉप मेरा है, कैसे फंस जाएगा, वो लैपटॉप ऐसे ही रखा हुआ है, उस पे नहीं चल रहा था सही। अगला है कि निम्नलिखित में किस किस गैस के समदाप होती है, तो समदाप होती है आयतन और तापमान दोनों बढ़ते हैं, आयतन और तापमान दोनों बढ़ते हैं। मतलब ना किसी गैस के समदाप प्रसार में, समदाप,
सम दाब। सम दाब मतलब में होती है, सम दाब का मतलब होता है कि आयतन, आयतन और तापमान, तापमान दोनों बढ़ते हैं, आयतन भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है, उसी को बोला जाता है समदाब। इसका भाग जो होती है ना विस्तार में चला जाता है और शेष भाग का उपयोग गैस के तापमान को बढ़ाने में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। एक आदर्श गैस पर आइसोबारिक प्रक्रिया में दबाव स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कह रहा निम्नलिखित में किसके पास ऊर्जा स्तर, मतलब किसके पास ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज परमानेंटली कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ पहले, उसके बाद बात करता हूँ आपसे इस क्वेश्चन के लेके। देखो तो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहले समझते हैं। देखो इसमें तीन तरह का होती है, एक तो होती है गामा, गामा रे, गामा रे होती है, इसको आप गामा बोल सकते हो। एक होती है एक्स किरणें, एक्स रे, एक्स रे, एक्स रे होती है। और एक होती है पैराबैंगनी, पैरा पैरा बैगनी, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी। ठीक है, फिर होती है दृश्य, दृश्य किरण, दृश्य किरण, किरण, दृश्य किरण। फिर होती है इंफ्रा, इंफ्रा, इंफ्रा रेड, इंफ्रारेड। फिर होती है माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो वेव। और एक होती है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, तरंग। देखो समझते हैं। देखो जैसे जैसे आप नीचे आओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ते जाता है। तो मतलब कह सकते हो ना कि रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसका तरंग दैर्घ्य, तरंग तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती सबसे ज्यादा होती है रेडियो तरंग दैर्घ्य का। कैसे समझते हैं, देखो तरंग दैर्घ्य, हर तरंग दैर्घ्य दो चीज पे होती है, एक तो तरंग दैर्घ्य होती है और एक ऊर्जा होता है। एक एक तरंग, तरंग दैर्घ्य, दैर्घ्य और एक ऊर्जा। देखो ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य जो होती है ना, ई जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का। मतलब आप देखोगे तो जिसका जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसका उतना वेवलेंथ कम होती है, समझ रहे हो ना। उसका उल्टा होता है ना, क्योंकि आप जानते हो ना कि E इक्वल टू होती है, फॉर्मूला होती है ना एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा ये होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो एच सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा का। मतलब मतलब ना कि सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी, जो छोटी वेवलेंथ गामा की होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो तरंगों की होगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होगा, गामा रे का। तो सबसे कम ऊर्जा किसका होगा, रेडियो तरंगों का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जो गामा रे होती है ना वो परमाणु रिएक्शन और कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सरे जो होती है वो मशीन और मेडिकल इमेजिंग के लिए किया जाता है। पराबैंगनी जीवाणुओं को मारने के लिए, त्वचा काली रहती है ना। दृश्य तो आप जब से जानते हो, अवरक्त हो चीजें, टीवी रिमोट, ये वाला टीवी रिमोट में यूज किया जाता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को रडार और मोबाइल सिग्नल में यूज करते हैं। ठीक है,
और रेडियो तरंगे जो होती है वो टीवी वायरलेस कम्युनिकेशन में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में पास ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य। पास ऊर्जा सबसे ज्यादा गामा, फिर बैगनी, नहीं गामा के बाद एक्सरे, गामा एक्सरे है कहीं नहीं है, तो इसके बाद बैगनी, तो बैगनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझते हैं आगे। उसके बाद दृश्य किरण है, उसके बाद इंफ्रारेड है। ठीक है, आगे प्रिज्म से गुजरने पे सबसे अधिक प्रवर्तित होने वाले रंगीन कौन सा है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है गामा का, सॉरी सॉरी बैगनी का, सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, बैगनी का। जैसे हमारा आपको पता है ना कि एक प्रिज्म में जब कोई लाइट पास होती है तो क्या होती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में। तो जो सबसे ज्यादा विभाजित होती है ना वो होती है बैगनी का, बैगनी का सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। मतलब प्रिज्म से जब गुजरता है तो सबसे ज्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम रेड का होता है, सबसे कम रेड का होता है, सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। जब प्रकाश, सफेद प्रकाश कांच से गुजारा जाता है तो अपने रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल के बर्तन में, देखो मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल के बर्तन में एक बर्तन का टुकड़ा डाला जाता है तो पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगा, गिरेगी, मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। देखो आपको पता है ना कि मिट्टी के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ को पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर ही गिरेगी, ये बात बिल्कुल सही है। बर्फ का जो घनत्व होता है ना वो मिट्टी के घनत्व से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। और जो बर्फ पिघलकर जब पानी में बनती है तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है, इसीलिए किसी वस्तु का घनत्व अगर बढ़ गया तो आयतन कम हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कारण है कि मिट्टी के तेल का बर्तन टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। देखो कह रहा ना मिट्टी के तेल के बर्तन का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल क्या होगा, गिर जाएगी। कैसे गिरेगी, देखो क्या होता है ना, मिट्टी, बर्फ मिट्टी का तेल का घनत्व, आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे लगता है। कंसेप्ट क्या है कि बर्फ का टुकड़ा मिट्टी के तेल में क्यों डूब जाता है, यही ना, बर्फ का, बर्फ का टुकड़ा, टुकड़ा, टुकड़ा मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में क्यों डूब जाता है, क्यों डूब जाता है, डूब जाता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, मिट्टी का, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा मिट्टी के तेल में क्यों डूब जाता है। देखो हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और मिट्टी के तेल का घनत्व पता है, मिट्टी के तेल का घनत्व जो होती है वो 800 होती है, 800, 800। और बर्फ का जो होता है, बर्फ का होती है वो होती है 917, 917, ये 800 है, ये 917 है। और पानी का कितना होता है, 1000, 1000, पानी जनरली 1000 पे होता है। तो तो यही ना बोलता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि जिसका घनत्व अधिक होगा वह पदार्थ नीचे जाएगा और जिसका घनत्व कम होगा वह पदार्थ ऊपर जाएगा, यही ना, ऊपर जाएगा। तो बर्फ का घनत्व मिट्टी से, मिट्टी के तेल से ज्यादा है, इसलिए बर्फ मिट्टी के तेल में डूब जाएगी। लेकिन बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, मिट्टी के तेल के नीचे जाएगा और फिर वो सतह के नीचे गिर जाएगी, समझ रहे हो ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। हक्केल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा
एरोमेटिक है, गैर एरोमेटिक, गैर एरोमेटिक। देखो इसमें जो क्वेश्चन कुछ दिया ना वो मतलब पूछा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछा है, इसकी बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेन। मिथेन, मिथेन जो है ना, जैसे नेप्थिलीन, एंथ्रासीन, फ्रेंसीन, ये सब क्या है? नेप्थिलीन, एंथ्रासीन और बेंजीन जो है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक है, गैर एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक है। लेकिन जो मीथेन है वो एक एरोमेटिक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अनउमीय प्रतिरोध है? अनउमीय प्रतिरोध का मतलब होता है ना कि जो ओम का नियम नहीं लागू होता। तो डायोड तंतु पे तो होता है, तांबा के तार पे होता है, टंगस्टन का तंतु पे होता है, डायोड पे नहीं होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हो किस पे? डायोड पे, ठीक है। ये उपकरण ओम का नियम पालन करते हैं, देखो ये सब पालन करते हैं, ये सब पालन करते हैं, ठीक है। टंगस्टन का एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो, आ रहे आ रहे, एक सेकेंड आते हैं जी। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कल करेंगे अभी इसको।